हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार साथियों। कैसे मेरे भाई? आप सब बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और सब मस्त होंगे। आज हमारी जो ये वीडियो मेरे भाई ये किस पे होगी? हिंदी, सामान्य हिंदी जो आप पढ़ते हैं, जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई की परीक्षाओं में आते हैं, और हिंदी और भी जितने भी अन्य एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स में अगर हिंदी सामान्य आपके पास है, उसमें सिलेबस मेंशन किया गया सामान्य हिंदी, तो वो हर एक बोर्ड में ये सवाल बन जाएगा। ध्यान से मेरे भाई इस चीज ध्यान देना कि जो हिंदी भाषा का विकास है, ये कोई भी एग्जाम हो, वो हर एक एग्जाम में ये चैप्टर, ये टॉपिक्स आ ही जाती हैं, और कहीं ना कहीं एक आध सवाल इससे बन जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट क्या करेंगे? हिंदी भाषा का विकास। तो आप हमसे जुड़ना ना भूलें। हिंदी बाई राज सर, आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, सर्च मारेंगे, बिल्कुल आपको चैनल मिलेगा। और भैया चैनल को सब्सक्राइब और भी मित्रों तक शेयर करिएगा। ध्यान से देखना, आज हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करने वाले हैं। पहले देखिए, आपके सामने माता सरस्वती जी हैं, इनका आप नमस्कार करेंगे, और इनका नमस्कार करने के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे भाई कि भैया हमें एक ऐसा ज्ञान दो, माता जी ऐसा ज्ञान हमें दो कि हम अपनी जो आगामी परीक्षाएं हैं, उस आगामी परीक्षाओं में एक बेहतर अंक अर्जित कर पाएं और अपने जीवन को सफल बना पाएं। तो ठीक इसी से आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, और हमारा क्या होगा भैया? हिंदी भाषा। तो सबसे पहली आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आज से स्टार्ट करिए, आज से पढ़ना आप प्रारंभ करेंगे। क्या? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में क्या होगा? भाषा की परिभाषा। सबसे पहला देखेंगे आप क्या? भाषा की परिभाषा। आप सभी एकदम बिल्कुल बेसिक क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, भाषा किसे कहते हैं। तो आज भी उसी भाषा को हम पढ़ रहे होंगे। भाषा शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ भैया? तो आपको पता होना चाहिए सर, भाषा शब्द का जो निर्माण हुआ है वो संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। किससे हुआ बोलेंगे? भाषा शब्द का निर्माण, देखना मेरे भाई कि भाषा शब्द का निर्माण क्या? भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। किस धातु से बोलेंगे भैया? भाष धातु से हुई है। बिल्कुल याद रखना, ये सवाल पूछा भी जाता है कि हिंदी भाषा का निर्माण किस धातु से हुआ है, तो बोलोगे संस्कृत भाषा के भाष धातु से किसका निर्माण हुआ भैया? हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। ध्यान देना एक बात यहाँ पे कि भाषा धातु का अर्थ क्या होता है। अगर हम आपसे पूछेंगे भाषा धातु का सामान्य अर्थ, तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे भाषा धातु का सामान्य अर्थ। बिल्कुल आप लिख पाएंगे मेरे भाई, भाषा धातु का सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे भाषा धातु का सामान्य अर्थ क्या होगा, आप बताएंगे भाषा धातु का सामान्य अर्थ क्या होगा। तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे पूछूंगा भाषा धातु का सामान्य अर्थ क्या होगा, तो बोलना एक तो क्या होता है, बोलना या कहना। क्या बोलेंगे आप? भाषा धातु का सामान्य अर्थ होता है बोलना या कहना। क्या बोलेंगे भैया? बोलना, बोलना या कहना। भाषा धातु का सामान्य अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे बोलना या कहना। और क्या होगा सर? वाणी की अभिव्यक्ति भी क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इस भी बात को आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या भैया? वाणी की अभिव्यक्ति, है ना? वाणी की अभिव्यक्ति भी क्या कहलाती है? तो बोलेंगे भैया वाणी की अभिव्यक्ति भी भाषा कहलाती है। ठीक है, ये भाष धातु का सामान्य अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो भैया, भाष धातु का लिख पाएंगे, भाषा धातु नहीं। यहाँ पे लिखेंगे भाषा धातु नहीं, भाष धातु का सामान्य अर्थ हो जाएगा। ठीक है, भाष धातु का सामान्य अर्थ। ठीक है ना मेरे भाई? तो आपको याद हुआ होगा भाष धातु का सामान्य अर्थ क्या होगा? बोलोगे सर बोलना या कहना, या और भी कुछ अर्थ बोलेंगे तो बोलोगे क्या भैया? वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की क्या हो जाएगी? अभिव्यक्ति हो जाएगी। एक और ध्यान देना मेरे भाई, इसके बाद एक पॉइंट हम बनाते हैं आपके सामने, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे भाई? लिखना, कोई भी मनुष्य होता है, कोई भी मनुष्य होता है, अगर उसके पास उसकी भाषा होती है, तभी वो अपनी भाषा के माध्यम से अपने विचार, अपने भाव, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर प्रस्तुत कर पाता है। जैसे मुझे, अब मैं आपको सामने कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, हिंदी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपकी भाषा हिंदी होगी तो आप हमारी भाषाओं को, हमारी भावनाओं को समझ पाएंगे। जैसे मैं कुछ व्यक्त करना चाह रहा हूँ, है ना मेरे भाई? जब मैं कुछ चीज को व्यक्त करूंगा, मेंशन करूंगा, तो आप उस चीज को देख करके कुछ भाई व्यक्त कर रहा हूं, तो उसको आप समझ पाएंगे। तो उसी चीज को कहते हैं ना, उसी को कहते हैं भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा एक प्रकार का माध्यम है। भाषा एक प्रकार से कहते हैं, एक प्रकार का माध्यम है जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति तक
अपनी विचारों को, अपने भावनाओं को पहुंचाता है तथा दूसरे व्यक्ति के विचार और भावनाओं को भी क्या करता है, समझता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो बोल सकते हैं ना, भाषा के माध्यम से मनुष्य, आप लिख सकते हैं, भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों, यहाँ पे एक और परिभाषा मैं लिख सकता हूं, भाषा के माध्यम से, क्या लिखेंगे मेरे भाई, भाषा के माध्यम, आप अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट करते चलेंगे, भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से भाषा के माध्यम से लिखेंगे, भाषा के माध्यम से भावों, विचारों और भावनाओं मनुष्य अपने भावों, मनुष्य अपने भावों, विचारों, मनुष्य अपने भावनाओं, विचारों और, है ना, भावों, विचारों और भावनाओं, भावों, विचारों और भावनाओं को, भाव, विचारों और भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है, भावनाओं को व्यक्त करता है भैया, व्यक्त करता है। ठीक है ना मेरे भाई। आगे और भी कुछ लिखना चाहते हो तो बिल्कुल आप एक और पॉइंट्स लिख सकते हो, मनुष्य की, है ना, मनुष्य की क्या, व्यक्त वाणी ही क्या कहलाती, भाषा कहलाती, मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा कहलाती है। एक परिभाषा और भी दे सकते हो आप, क्या, मनुष्य की व्यक्त वाणी, सॉरी, मनुष्य की व्यक्त वाणी व्यक्तिवाणी भी क्या है, भाषा है। व्यक्तिवाणी ही क्या है मेरे भाई, भाषा है। और भी परिभाषा यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, क्या मेरे भाई, शब्दों के सार्थक समूह, शब्दों के सार्थक समूह, सार्थक समूह या संकेत, या संकेत को भाषा कहते हैं, को क्या कहते हैं मेरे भाई, भाषा कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, बिल्कुल बहुत ही गहराई तक पढ़ेंगे, पूरा निचोड़ के पढ़ लेंगे, इसके बाद हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े, है ना, इस तरीके से पढ़ना मेरे भाई। एक और लिखना, कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा इस भाषा की परिभाषा अन्य ढंग से दी गई है, कि लिख सकते हो, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, यहाँ एक पॉइंट लिख लो आप भैया, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या कहा गया, बताएंगे। कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया था, आपको जानना चाहिए कि जो कामता प्रसाद गुरु जी थे, ये एक प्रकार से हिंदी में बहुत बड़े एक आलोचक भी थे, बोल सकते हैं हम। और ये अपने बहुत से विचार दिए हैं, चाहे ग्रामर के क्षेत्र में हो जाए, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो जाए। सबसे बड़ा योगदान इनका जहाँ मिलता है तो हिंदी के ग्रामर के क्षेत्र में मिलता है, व्याकरण के क्षेत्र में। मेरे भाई, इन्होंने क्या कहा भाषा की परिभाषा में, तो इन्होंने बताया कि जो भाषा होती है वो अपने, एक व्यक्ति जो होता है वो अपने जो भी विचार है, उसके जो भी भावनाएं हैं, किसी दूसरे व्यक्ति तक कह पाता है, और दूसरे व्यक्ति से जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार है, उस व्यक्ति के भावना, विचार को समझ पाता है। तो आपको बिल्कुल ये परिभाषा जानना चाहिए कि जो कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा क्या परिभाषा लिखी गई है, इस परिभाषा को आपको जानना चाहिए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, लिख पाएंगे आप मेरे भाई, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, क्या करता है, दूसरे पर भली भांति अपने विचार दूसरे पर
भली भांति, आप लिखेंगे मेरे भाई, अपने विचार को दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है, दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है, प्रकट कर सकता है, दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है। और क्या लिखेंगे, और दूसरे के विचार को, और यहीं पे लिख लेंगे, और दूसरे के विचार को, और दूसरे के विचार को, दूसरे के विचार को स्वयं से समझ सकता है, स्वयं से समझ सकता है, स्वयं से समझ सकता है। इस बात को आप बिल्कुल लिख पाएंगे कि भैया भाषा क्या है, भाषा एक प्रकार का साधन है, भाषा एक प्रकार का माध्यम है जिससे एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, है ना, और अपने भावों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है और दूसरे के विचार, भावनाओं या भावों को क्या करता है, स्वयं से समझ पाता है। तो ये क्या कहलाता है, एक भाषा की परिभाषा हो जाएगी। किसके अनुसार मेरे भाई, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। ठीक है ना मेरे भाई, याद हुआ होगा भाषा कैसी, किस धातु से बनी हुई है, भाषा भास धातु से बनी हुई है। भाषा की परिभाषा क्या हो गई, भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। दूसरा क्या, मनुष्य की व्यक्त वाणी ही क्या कहलाती है, मनुष्य जो वाणी व्यक्त करता है उसी को भाषा कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को या संकेत को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा क्या कहा गया, बोलोगे भैया कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा कहा गया कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने विचार, अपने भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तथा दूसरे व्यक्ति के भावनाओं, विचारों को स्वयं से समझ पाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई, भाषा कहते हैं। ध्यान से देखना, अभी एक और पॉइंट पढ़ते हैं, भाषा के रूप। एक अगला पॉइंट मेरे भाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, भाषा के रूप पढ़ते हैं। बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेके हम चलेंगे। क्या हो जाएगा, भाषा के रूप हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, भाषा के रूप। अब भाषा के कितने रूप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, है ना। आप भाषा के कितने रूप बोल सकते हो, बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे भाई। भाषा के कितने रूप हम बोल सकते हैं, इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। देखना, भाषा के कितने रूप हैं आप बताएंगे। भाषा के भैया कुल 3 रूप है। कौन कौन से 3 रूप हैं बताना। भाषा के कितने रूप हैं मेरे भाई, भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से, आप यहां पे लिख सकते हो। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। भाषा के 3 रूप हैं। वो भाषा के तीनों रूप कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप लिखेंगे मेरे भाई। भाषा का पहला रूप क्या है, मौखिक रूप। भाषा का पहला रूप क्या हो जाएगा, भाषा का पहला रूप है मौखिक रूप, है ना। दूसरा क्या होता है, लिखित रूप होता है। दूसरा क्या रूप मेरे भाई, लिखित रूप होता है। तीसरा रूप कौन सा हो जाएगा, सांकेतिक रूप हो जाएगा। तीसरा कौन सा रूप, सांकेतिक रूप। ध्यान देना इन तीनों के बारे में। भैया जो भाषा का मौखिक रूप होता है वो क्या होता है, भैया जो भाषा का मौखिक, जैसे हम आपको कुछ समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो बोल के पढ़ा रहे हैं। जो हमने आपको बोल के पढ़ाया, समझाया, तो बोल का पढ़ाना या समझाना, तो आप तक डायरेक्ट ये बात सुनाई पड़ी, डायरेक्ट आपके कानों तक बात पहुंची। जब ये बात आपके कानों तक मेरे भाई डायरेक्ट पहुंची, तो ये तो मैं बोल के सुना दिया। तो जो चीज वर्बली पूछ ली जाए, माने तुमसे या हमसे, भैया क्या किया जाए, कोई चीज पूछ की, जैसे डायरेक्ट बैठा है और मास्टर साहब बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बताओ भाषा किसे कहते हैं, और उसका आपने तुरंत वहीं का वहीं जवाब दे दिया, तो उसी को क्या कह देंगे भैया, उसी को भाषा का हम कौन सा रूप बोलते हैं, उसे भाषा का मौखिक रूप बोलते हैं। जबकि अगर हम उसी भाषा को कह दें भैया, कब पेन और कॉपी दे दें, और पेन और कॉपी देने के बाद बोले भैया इसको क्या करो, भाषा की परिभाषा लिखो, तो आपने क्या किया, पेन और कॉपी के माध्यम से भाषा की परिभाषा दिया, तो वो कौन सा रूप कहलाएगा, वो लिखित रूप कहलाएगा। जबकि सांकेतिक रूप क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि आप जब खेलते थे हम लोग, या बचपन था हम लोग का, क्या करते थे, भैया चलो खेलने चलना है, तो बोलते नहीं नहीं चलना। संकेत मतलब बोल नहीं पाते थे, अगर कोई सामने पापा बैठे हैं, कोई और बैठा है, तो अब बेटा क्या करते थे, बोल नहीं पाते थे, और बोल जब नहीं पाते थे करते क्या था, संकेत कर देते थे। बोले क्या कि चलना घूमने, नहीं नहीं चलना। तो ये चीज सांकेतिक रूप होता है। तो भाषा के 3 रूप हो जाएंगे, कौन कौन से, एक मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा होती है, और एक सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक रूप बोल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, मौखिक भाषा में क्या होता है, बोल के जो चीज
है ना, बोल के जो चीज व्यक्त की जाए, ऐसे लिख सकते हो, बोलकर व्यक्त की जाने वाली, बोलकर व्यक्त की जाती है, बोलकर व्यक्त की जाती है, बोलकर व्यक्त की जाती है। और इसको आप क्या लिखेंगे, लिखकर व्यक्त किया जाता है, लिखकर व्यक्त किया जाता है, लिखकर व्यक्त किया जाता है, लिखकर व्यक्त किया जाता है। तीसरा, इशारों के माध्यम से बताया जाए, या इशारों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इशारों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इशारों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इशारों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो ये भाषा के आपको 3 रूप दिखेंगे, तो बिल्कुल आप इन तीनों रूपों को पढ़ेंगे। एक और 2 पॉइंट यहाँ से नोट पॉइंट बना के लिख पाएंगे। अगर हम आपसे पूछें भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मेरे भाई एक सवाल बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, एक सवाल बनता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है। इन दोनों सवालों को आप लिखेंगे कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे आप लिखेंगे एक, यहीं से देखो लिख लेते हैं, मौखिक भाषा की, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। दूसरा आप लिखेंगे मेरे भाई, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखना कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक तो मौखिक हो गया, दूसरा क्या, लिखित, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। आप इसको भी लिख पाएंगे, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। एक और लिखना मेरे भाई, भाषा की सबसे छोटी, अगर एक सवाल और पूछेगा, 3 सवाल देखो बनते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। इन तीनों सवालों का जवाब देंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे मेरे भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे, तो भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इसका जवाब देना, भाषा की सबसे छोटी इकाई मेरे भाई क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, या इसी को क्या बोल देना, अक्षर बोल देना। बात समझ पाए होंगे। अगर आपसे मेरे भाई बोला भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, तो बोलोगे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या अक्षर होता है। जबकि मैं पूछूंगा लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए मेरे भैया, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कोई होगी तो वो कौन सी होगी भैया, वर्ड होगी, है ना। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, तो बोलोगे वर्ड होगी। और यहाँ पे देखो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो याद रखना भैया मौखिक में क्या करते हैं, चीजों को बोल के व्यक्त करते हैं। और जब चीजों को बोल के व्यक्त करेंगे तो भैया बोलने में क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है। ध्यान देना, जब किसी चीज को हम बोलकर व्यक्त करेंगे, जब बोलकर व्यक्त करेंगे तो उसमें से भैया आवाज निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। इस वजह से मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपका जवाब होना चाहिए भैया मौखिक में हम बोल के बोलते हैं, है ना, बोल के बताते हैं, बोलकर कहते हैं, तो ये क्या होगा, ध्वनि हो जाएगा। तो आप तीनों बातों को लिख पाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तो बोलोगे सर मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो बोलोगे वर्ड या अक्षर है, वर्ड या अक्षर है। ध्यान से देख लेना मेरे भाई, और इतनी बातों को आप नोट कर ले जाएंगे, है ना। ध्यान से देखना भाई, ये क्लास बिल्कुल अभी एकदम न्यू चैनल है, ये बिल्कुल न्यू चैनल है। और इस न्यू चैनल को भैया क्या करेंगे आप, बिल्कुल सॉरी यहां से देखो NA रहेगा, है ना। ये बिल्कुल न्यू चैनल मेरे भाई, इसको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी भाई हैं उन तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल शेयर कर देना। अगर आपको मेरे भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप शेयर कर देंगे इस चैनल को, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो जाएगा, यहां तक क्लियर हो जाएगा। पूरी हिंदी आराम से पूरी हिंदी कंप्लीट करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री चलेगा एकदम, ठीक है। एक बार आप कंप्लीट करो, यहां तक क्लियर है मेरे भाई। आगे देखो क्या करते हैं, आगे इसी में हम क्या बढ़ते हैं, तो यहां देखो आगे हो जाएगा भाषा का स्वरूप बना लेंगे। हेडिंग एक हेडिंग बनाएंगे, भाषा का स्वरूप। क्या हेडिंग बनाएंगे मेरे भाई, भाषा का स्वरूप। हेडिंग बनाएंगे भाषा का
भाषा का स्वरूप। और भाषा के स्वरूप को लिखने से पहले सबसे पहले आप क्या नोट करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे मेरे भाई एक हेडिंग बोली। एक हेडिंग आप बनाएंगे क्या? बोली। एक लिखेंगे आप हेडिंग बोली। देखो अब एक चीज ध्यान देना, बोली किससे कहते हैं? तो बोले भैया एक चीज ध्यान देना, जैसे सुने हो ना, कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बदले बानी, कहते ना, ऐसा एक कहावत बोल के रखे हैं। क्या बोल के रखे हैं मेरे भाई? कोस कोस पे बदले पानी, ऐसा कोस कोस पर, कोस कोस पर बदले पानी, बदले पानी और चार कोस पर बदले बानी, चार कोस पर बदले बानी, बदले वाणी। अब देखो यहां से क्या होता है, वाणी से क्या समझ में आना चाहिए भैया? वाणी से समझ में आना चाहिए भाषा से, या इसी को बोलते हैं भैया बोली, है ना। जबकि मैं अगर आपसे बोलूं भैया पानी के समय भैया पानी का जो टेस्ट होता है, जैसे हम अगर आप देखते ना कि आप शहरों को चेंज करते हैं, तो शहरों को चेंज करने के बाद मेरे भाई पानी का टेस्ट क्या हो जाता है? बदल जाता है। या आप अपने घर के पानी को देखें, कहीं मार्केट के पानी को देखें, तो वहां पे बदलाव आपको मिलता है। उसी तरीके से कहा ना, चार कोस पे मतलब कुछ दूरी चलने के बाद क्या हो जाता है? वाणी भी बदल जाती है, बोली भी बदल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से भाषा के स्वरूप में सबसे पहले क्या पढ़ना होता है हमको? बोली। बोली क्या है? बोली भाषा का सीमित क्षेत्र होता है। बोली क्या होता है मेरे भाई? बोली जो होता है भाषा का सीमित क्षेत्र होता है, लेकिन भाषा एक विस्तृत क्षेत्र होता है। जैसे मैं बोलूं भाषा पूरा बोल्ड के लोग बोलते हैं, है ना। भाषा तो पूरा बोल्ड के लोग, मान लो यहाँ पे पूरा का पूरा ये पॉपुलेशन है, ये पूरे के पूरे लोग हैं, और इन पूरे के पूरे लोगों में ये पूरी तरीके से मान लो ये सब लोग भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? ये पूरे के पूरे बोर्ड पे एक एक छोटा छोटा शहर बसा हुआ है, और वहां पे सब एक भाषा का उपयोग करते हैं। उस भाषा का नाम क्या? हिंदी भाषा है। लेकिन अब बोलियों को भैया क्या करते हैं? बोली अलग अलग है ना, बोली तो अलग अलग तरीके की है। तो बोली का क्षेत्र जो वो सीमित है, कुछ निश्चित पर्टिकुलर एरिया में ही बोला जाता है। जबकि अगर हम भाषा की बात करेंगे तो भारत भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्रों में बोला जाता है। तो आप इस बात को बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे मेरे भाई? आप लिखेंगे जो भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, या आप यहां लिख पाएंगे जो भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जो भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, में बोली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बोली जाती है। देखना ध्यान से, जो भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? तो बोलोगे उसी को हम बोली कहते हैं। अथवा एक और परिभाषा अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे एक अथवा बना के एक और परिभाषा मेरे भाई बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। क्या लिखोगे? तो लिखोगे भैया साधारण जनता अपने समूह, यहाँ पे लिख सकते हो साधारण जनता, साधारण जनता अपने समूह, आप लिखना मेरे भाई साधारण जनता अपने समूह या घरों में, अपने घरों में, है ना, साधारण जनता समूह या अपने, साधारण जनता अपने समूह या घरों में जिस भाषा का प्रयोग करती है, जिस भाषा का प्रयोग करती है उसे क्या कहते हैं? बोलेंगे मेरे भाई उसे कहते हैं बोली। अब ध्यान से सुनना, अगर हम आपसे बोलेंगे भैया कि अगर मैं यहां से दो चीज आपको बताऊं, एक तो भाषा एक बोली, ध्यान से देखना, एक क्या ना भाषा, यहां देख लेते हैं भैया क्या बोल दिया हमने? भाषा। अगर मैं आपसे भाषा के, तो आपको पता ना हिंदी में कुल 22 भाषाओं की मान्यता मिली है। कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो सिर्फ हिंदी में 22 भाषाओं की मान्यता है,
जबकि अगर हम यहाँ पे आपसे बोले भैया कुल कितनी बोलियां हैं, बोली की बात आपसे करेंगे तो कुल 650 बोली है। कितनी बोली हो जाएगी? 650 बोली हो जाएगी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि भैया भाषा का तो कुछ ही भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, लेकिन बोलियां कितनी हैं? बोलियां 650 है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया जो साधारण जनता अपने घरों में बोलती है उसे बोली कहते हैं, लेकिन भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता, भाषा का क्षेत्र तो विस्तृत होता है, जबकि जो बोली का क्षेत्र होता है मेरे भाई वो कैसा होता है? तो सीमित होता है। एक और हेडिंग आप बनाएंगे छोटी सी, परनिष्ठित भाषा। कौन सी? परनिष्ठित भाषा। यहाँ पे यहीं पे एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, परिनिष्ठित भाषा। एक हेडिंग मेरे भाई छोटी सी बनाएंगे आप। कौन सी हेडिंग? परनिष्ठित भाषा। इसमें आप क्या लिखेंगे? परनिष्ठित भाषा, अगर किसी भी भाषा या किसी भी बोली को, सॉरी भाषा ना कहेंगे बोली ही कहेंगे, जब किसी बोली को हम व्याकरण रूप दे देते हैं, कोई भी बोली हो, 650 बोलियों में से कोई भी बोली होगी, अगर उस बोली को मैक्सिमम लोग बोल रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन उसका पान कर रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन उसको बोल रही हो, और अगर उस बोली को हम क्या दे दें भैया? व्याकरण रूप दे दें। अगर उस बोली को व्याकरण रूप दे देते हैं तो वो एक प्रकार से किस में चली जाती है भैया? परनिष्ठित भाषा में चली जाती है। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे, बोली को जब व्याकरण रूप दिया जाता है ना, बोली को आप बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे, बोली को जब व्याकरण रूप दिया जाता है, बोली को जब व्याकरण रूप दिया जाता है, बोली को जब व्याकरण रूप दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? बोली को जब व्याकरण रूप दिया जाता है उसे हम परनिष्ठित भाषा कहते हैं, है ना। उसे कौन सी भाषा कहते हैं मेरे भाई? उसे परनिष्ठित भाषा कहते हैं। जैसे एक बोली हम आपसे बोले, कौन सी? खड़ी बोली। देखो, एक बोली का नाम आता है खड़ी बोली। एक बोली कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? खड़ी बोली। अब खड़ी बोली के बारे में देखो, जो खड़ी बोली है भाई, ये 200 साल पहले की बोली है। जो खड़ी बोली है 200 साल पहले की बोली है। कितनी 100 साल की? 200 साल, 200 साल की, यहाँ पे लिखेंगे 200 साल पहले की बोली है। 200 साल पहले की बोली है। अब ये 200 साल यदि पहले की बोली है तो आपको इतना जानना चाहिए भैया कि अगर ये 200 साल पहले की बोली है तो इस बोली को मैक्सिमम लोग बोल रहे होंगे। जो बोली सबसे पुरानी होगी, सबसे ज़्यादा समय से चल रही होगी, उस बोली को तो मैक्सिमम लोग बोल रहे होंगे। जब वो उस बोली को मैक्सिमम लोग बोल रहे होंगे तो उस बोली को भैया व्याकरण रूप तो दिया जाएगा। जब उस बोली को व्याकरण रूप दिया जाएगा तो वो एक प्रकार से परनिष्ठित भाषा में चला जाएगा। तो आपको बोलना, अगर आपसे कोई परनिष्ठित भाषा बताएं तो वो परनिष्ठित भाषा कौन सी हो जाएगी? खड़ी बोली हो जाएगी। और खड़ी बोली कितने वर्षों पुरानी है? तो बोलोगे भैया 200 साल पुरानी है। खड़ी बोली कितने वर्षों पुरानी है? तो 200 साल पुरानी है। अच्छा, यहीं से एक परिभाषा आपको जाननी चाहिए, राष्ट्रभाषा, है ना। यहीं से अभी आपने बताया 200 साल पुरानी भाषा है, तो 200 साल पुरानी बोली है, तो इस बोली को परनिष्ठित भाषा में ले गए। और अगर मेरे भाई इस भाषा को बहुत व्यापक, बहुसंख्यक, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश के बोलने लगे, है ना, किसी समुदाय के द्वारा या कहा जाए पूरे देश की जनता अगर बोलने लगती है तो उसी परनिष्ठित भाषा को क्या नाम दिया जाता है? राष्ट्रभाषा दे दिया जाता है। तो एक हेडिंग आप बनाएंगे, राष्ट्रभाषा। क्या बनाएंगे मेरे भाई? राष्ट्रभाषा, है ना। क्या लिखेंगे? राष्ट्रभाषा। एक हेडिंग बनाएंगे आप, राष्ट्रभाषा। इसमें लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे मेरे भाई? लिखेंगे जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाती है ना। जब व्यापक रूप से, लिखेंगे जब व्यापक रूप से, जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा, जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा, बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ली जाती है, ऐसा लिख लो। बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ली जाती है,
व्यवहार में ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जब बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ली जाती है उसे कौन सी भाषा कहेंगे, तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सो, जैसे आप देखो ध्यान से, ये क्लियर हो जाएगा ना। यहीं से एक छोटी सी और आप हेडिंग बना लेंगे, हिंदी का नामकरण। ये सब एकदम सिस्टमेटिक पढ़ते चलो। हिंदी का नामकरण ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। हिंदी का नामकरण आपको पता ना, हिंदी का नामकरण हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तान, ये सब नामों से, जैसे अगर हम बोले यहाँ पे आपको एक पहला नाम, जैसे देखो हिंदी, हिंदू, ऐसा लिखते हो ना, हिंदी, एक आता हिंदू, है ना, एक और क्या आता मेरे भाई, सॉरी, हिंदू पे बड़ा उपमात्रा रहेगा, ध्यान देना, हिंदू पे बड़ा का मात्रा, और एक हिंदुस्तान, क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान। ये कौन सी भाषा के तीनों वर्ड है, तो बोलो ये जो तीनों के तीनों ये कैसे शब्द हैं, ये तीनों के तीनों फारसी शब्द हैं। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये कौन से शब्द हैं, तो बोलोगे किस भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। भैया हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तीनों कौन सी भाषा के शब्द हैं, बोलोगे भैया ये फारसी भाषा के शब्द हैं। जबकि अगर भारतीय साहित्य में बात करें, ये इसी को हम उठाएं भारतीय साहित्य में ले चलें, तो आप लिख सकते हो भारतीय साहित्य में, या सॉरी भारतीय साहित्य ना लिखे, भारत के साहित्य में लिखो, बेहतर होगा। भारत के साहित्य में क्या लिख पाएंगे मेरे भाई, भारत के साहित्य में इसको क्या नाम दिया गया है, ध्यान से देखना। अगर हम भारत के साहित्य की बात करेंगे तो आपको याद रखना चाहिए 13वीं शताब्दी की बात थी, है ना। कब, यह 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यहां लिख सकते 13वीं सदी के प्रारंभ में, क्या लिखेंगे आप, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में या 13वीं सदी की बात थी। और फारसी कवि औफी ने हिंदी का क्या किया, हिंदी शब्द का प्रयोग किया। कौन से कवि, फारसी कवि औफी, है ना। 13वीं सदी के प्रारंभ में कौन भैया, फारसी कवि, आप लिखेंगे फारसी कवि औफी, क्या, औफी, फारसी कवि औफी, यहां लिखेंगे औफी ने हिंदी का शब्द का प्रयोग किया। औफी ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया। 13वीं सदी के प्रारंभ में किसने किया मेरे भाई, तो बोलोगे सर औफी ने किया, है ना। औफी ने किस शब्द का प्रयोग किया, तो हिंदी शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का मेरे भाई प्रयोग किया, तो याद रखना हिंदी शब्द का प्रयोग किया। लेकिन जब 16वीं सदी की बात आती है तो याद रखना 16वीं सदी में मौलवी मोहम्मद जायसी ने, है ना, कौन भैया, 16वीं सदी की बात करूंगा, या 16वीं सदी में किसने, तो मलिक मोहम्मद जायसी, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। मलिक मोहम्मद जायसी, लिख पाएंगे आप, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। अब ध्यान देना एक और बात, भैया ये तो 13वीं सदी में कवि औफी ने किया, और जब कवि औफी ने किया तो किस भाषा का भैया, हिंदी का। औफी ने किसने, हिंदी का। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी की मैं बात करूंगा तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किस शब्द का प्रयोग किया, हिंदवी शब्द का। अब आगे देखेंगे जब 17वीं शताब्दी आती है तो 17वीं शताब्दी के समय जब मुसलमान कवि आते हैं तो मुसलमान कवियों के द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों का प्रयोग कर लिया जाता है। तो आप इस बारे में भी लिख पाएंगे 17वीं सदी में या 17वीं शताब्दी में क्या लिखोगे मेरे भाई, तो लिखेंगे 17वीं शताब्दी में भैया मुसलमान कवियों द्वारा, किसके द्वारा, मुसलमान कवियों द्वारा, 17वीं शताब्दी में मुसलमान कवियों द्वारा क्या किया गया है, तो बोलोगे सर मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी व हिंदी दोनों का प्रयोग किया गया है। आप लिखेंगे हिंदवी व हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया। हिंदी व हिंदवी, सॉरी, हिंदवी दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहां तक देखो आपको लिख पाए होंगे, बिल्कुल साथ साथ लिखते चलेंगे, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी भाई, बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे, है ना। आगे एक और लिखना,
एक लिखना मेरे भाई 18वीं सदी में अंग्रेज जब आए भारत में, यहाँ पे लिखेंगे 18वीं सदी में या 18वीं शताब्दी में जब मेरे भाई कौन आए हैं भारत में, अंग्रेज आए हैं। और अंग्रेजों ने क्या किया भैया, अंग्रेजों ने हिंदी को हिंदुस्तानी, है ना, हिंदी को क्या कहा, हिंदुस्तानी भाषा बोल दिया है। तो आप लिख पाएंगे अंग्रेजों का जब आगमन हुआ, किसका आगमन हुआ, अंग्रेजों का आगमन हुआ। और अंग्रेजों के आगमन के समय में याद रखना जो हिंदी थी उस हिंदी को क्या नाम दिया गया, जो हिंदी थी मेरे भाई उस हिंदी का क्या नाम दिया गया, हिंदुस्तानी नाम दे दिया। ये हिंदुस्तानी नाम दे दिया, हिंदी को क्या नाम दे दिया, हिंदुस्तानी नाम दे दिया गया। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, परंतु जो भारतीय लोगों ने केवल हिंदी को ही स्वीकार किया। ये तो नाम तो दे दिए हिंदू को हिंदी को हिंदुस्तानी, लेकिन जो भारतीय लोग थे, जो भारत में रहने वाले लोग थे, वो हिंदुस्तानी नाम स्वीकार नहीं किए। उन्होंने नाम कौन सा स्वीकार किया, बस हिंदी स्वीकार किया। लिख सकते हो परंतु भारतीय लोगों ने, यहाँ पे आप लिख सकते हो परंतु भारतीय लोगों ने, सॉरी भाई, परंतु भारतीय लोगों ने, कौन से लोगों ने भैया, परंतु भारतीय लोगों ने केवल हिंदी को स्वीकार किया, केवल हिंदी को स्वीकार किया, केवल हिंदी को स्वीकार किया। ठीक है, अब एक बार आप लिखे होंगे तो आप बिल्कुल जुबानी बोलने का प्रयास करेंगे। भैया हिंदी का नामकरण की बात की जाए तो हिंदी के नामकरण में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो तीनों भाषाएं हैं कौन सी भाषा है, तो बोलोगे सर ये फारसी शब्द की भाषा है। हिंदी शब्द का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो बोलोगे सर हिंदी शब्द का प्रारंभ 13वीं शताब्दी के कवि औफी के द्वारा किया जाता है। और किस शब्द का नाम लिया जाता है, तो बोलोगे सर हिंदी शब्द का नाम लिया जाता है। लेकिन जैसे ही 16वीं शताब्दी आती है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा हिंदवी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और 17वीं शताब्दी की बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदवी और हिंदी दोनों शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। किसके द्वारा, तो बोलोगे मुसलमान कवियों के द्वारा। और जब हमारी 18वीं शताब्दी आती है, जब भारत में अंग्रेज प्रवेश करते हैं, तो उस अंग्रेज प्रवेश करने के बाद इस हिंदी शब्द को नाम बदल के हिंदुस्तानी रखते हैं, जबकि भारत के लोग हिंदुस्तानी शब्द ना स्वीकार करके हिंदी को ही स्वीकार करते हैं। तो आप इतनी बातों को मेरे भाई बहुत बढ़िया से नोट कर लिए होंगे और आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। अब एक मैं हेडिंग बनाऊंगा, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। बिल्कुल आप उसके बारे में भी देखेंगे, सामान्य परिचय किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बात आप नोट कर लेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो आप लिखते हैं, एक और हेडिंग बनाएंगे आज, क्या होगा भैया, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। बनाएंगे क्या हेडिंग, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। एक हेडिंग आप बनाएंगे मेरे भाई, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। अब ध्यान देना इस चीज को कि ये जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा के सामान्य परिचय की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये कितने वर्षों पुरानी भाषा मानी जा सकती है, तो बोलो सर इसका प्रादुर्भाव जो हुआ था, इस भाषा का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो कितने साल पहले हुआ था, बोलोगे सर इस भाषा का प्रादुर्भाव लगभग 1000 ईस्वी पहले हुआ था। इस भाषा का जो प्रादुर्भाव माना जाता है ना, वो कब माना जाता है, बोलोगे सर लगभग 1000 वर्ष पहले माना जाता है। और ये किस भाषा, याद रखना कौन सी भाषा परिवार की भाषा होगी, तो बोलोगे सर ये भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। कौन सी भाषा, भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। भारोपी भाषा परिवार, भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। भारोपी भाषा परिवार की भाषा है, परिवार की भाषा है। भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। एक और बात यहाँ पे मेरे भाई ध्यान से देखना, यहीं पे और लिखना भी, एक और पॉइंट लिखना भैया, ये कौन से शब्द, हिंदी कौन सा शब्द है, तो हिंदी एक फारसी शब्द है। अभी आपने लिखा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों की तीनों कैसी भाषाएं होती हैं, तो बोलोगे भैया हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान तीनों की तीनों फारसी भाषा शब्द थे। जबकि अगर मैं इसके जन्म काल की बात करूंगा, जन्म कहाँ से हुआ, तो बोलोगे भैया जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो याद रखना इसका जन्म मेरे भाई संस्कृत भाषा से हुआ है। किस भाषा से, संस्कृत भाषा से। और संस्कृत भाषा से मेरे भाई क्या बना है, सिंधु शब्द से हुआ। संस्कृत भाषा के, देखो एक और याद रखना, संस्कृत भाषा और सिंधु शब्द से हिंदू शब्द आया और हिंदू शब्द से हिंदी आई है।
है ना, यहाँ तक क्लियर नहीं मेरे भाई। अच्छा, प्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी शब्द का सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग या हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो याद रखना भैया, हिंदी का प्रथम प्रयोग जो करने वाले थे ईरान देश के लोग थे। कहाँ के? ईरान के निवासियों के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रथम प्रयोग कहाँ के लोगों ने किया? तो आप लिखोगे ईरान निवासियों ने किया। कहाँ के लोगों ने किया? ईरान के निवासियों ने किया। बिल्कुल आप लिख पाएंगे मेरे भाई, ईरान के निवासियों ने किया। कहाँ के निवासियों ने किया? तो बोलोगे भैया ईरान के निवासियों ने किया। ठीक है, कहाँ के निवासियों ने? तो मेरे भाई ईरान के निवासियों ने किया। एक और बात इसी में खास लिखना, क्या लिख पाओगे भैया? इसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? इसकी मूल उत्पत्ति, अगर मैं आपसे इसके मूल उत्पत्ति की बात करूंगा तो आप बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करेंगे कि जो सर इसकी मूल उत्पत्ति है ये सौर सैनी अपभ्रंश से है। कहाँ से है? सौर सैनी अपभ्रंश से है। याद रखना मेरे भाई, सौर सैनी अपभ्रंश से। ये किसकी मूल उत्पत्ति कहाँ? तो बोलोगे सौर सैनी अपभ्रंश इसकी मूल उत्पत्ति है। एक चीज और यहीं पे ध्यान से नोट कर लो, क्या भैया? लिखोगे अपभ्रंश को, है ना, अपभ्रंश को हिंदी की जननी मानते हैं। अपभ्रंश को क्या मानते हैं? तो मेरे भाई इस चीज को भी ध्यान देना, अपभ्रंश को, है ना, अपभ्रंश को हिंदी की जननी मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? इसको हिंदी की जननी कहते हैं। हिंदी की जननी कहते हैं, है ना, हिंदी की जननी मानते हैं। संस्कृत को भी हिंदी की जननी मानते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन में अगर संस्कृत नहीं तो भैया अपभ्रंश को ही मान के रखेंगे। लेकिन संस्कृत भाषा जो है याद रखना सबसे पुरानी भाषा है, इसको भी लिख लो आप। जो संस्कृत भाषा है ना, सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं। संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं। संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं। ठीक ना मेरे भाई। आगे एक और हेडिंग पढ़ेंगे, हिंदी का स्थान। ये अगली क्लास में पढ़ लेंगे हम, हिंदी का स्थान। अच्छा ये भी नोट कर लें, चलो एक और दो बात नोट कर लो यहाँ पे, उसके बाद बढ़ते हैं। संस्कृत जो भाषा है, यहाँ ध्यान देना, जो संस्कृत भाषा मेरे भाई वो कौन सी भाषा, कहाँ की भाषा थी? जो संस्कृत भाषा है आप लिख पाएंगे, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा बफर कर रहा है, आप लिखेंगे जो संस्कृत भाषा है इसको आप लिख लेंगे बढ़िया से कि भैया जो संस्कृत भाषा है इस भाषा को क्या नाम देंगे? तो याद रखना संस्कृत भाषा को आर्य भाषा या आदि जननी भी कह सकते हैं। इसी को हम आदि भाषा, है ना, कौन सी भाषा? आदि सर आर्य भाषा लिखो, गड़बड़ हो जाएगा। आर्य भाषा, है ना, आर्य भाषा, या इसी को बोलते हैं आदि जननी। क्या बोलोगे मेरे भाई? आदि जननी। ठीक है, और इसी में एक और पॉइंट लिख लेना, क्या इसी को देव भाषा या देववाणी भी कहते हैं? इसी को आप देव भाषा और इसी को आप क्या कहते हो? देववाणी भी कहते हो। पहले देवताओं की वाणी कौन सी थी भैया? संस्कृत में थी। तो ये हो जाएगा। एक और पॉइंट यहीं पे लिख लेना मेरे भाई, एक और पॉइंट लिख लेना कि आकृत मूलक के आधार पर हिंदी को आकृति मूलक के आधार पर, है ना, आकृति मूलक के आधार पे हिंदी को कैसा बोलते हैं? तो हिंदी जो है वियोगात्मक एवं विश्लिष्ट भाषा है। विश्लिष्ट या श्लिष्ट बोलते हैं, याद रखना। आकृति मूलक के आधार पे हिंदी कैसी है? तो बोलोगे वियोगात्मक। क्या लिखो भैया? वियोगात्मक, या इसी को बोलोगे क्या? विश्लिष्ट, है ना, विश्लिष्ट। क्या लिखो? विश्लिष्ट, है ना, गलत हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्या लिखोगे भैया? विश्लिष्ट लिखेंगे, ये देखो। या क्या लिखोगे? श्लिष्ट भी लिख सकते हो ऐसे, श्लिष्ट, है ना, श्लिष्ट भाषा भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिख लो। तो बिल्कुल याद रखना, इतनी बात को आप भूलना नहीं कि संस्कृत भाषा आर्य भाषा या आदि जननी बोलते हैं, इसी को देवताओं की भाषा या देववाणी भी कहते हैं। आकृति मूलक के आधार पर जो हिंदी है उसे वियोगात्मक या विश्लिष्ट या श्लिष्ट भाषा भी कहते हैं। इतनी बात आप बिल्कुल नोट करेंगे मेरे भाई, है ना। और अगली जो क्लास हम लेंगे, वो अगली जो हमारी वीडियो होगी वो किस पे होगी? तो लिखेंगे हिंदी का स्थान। जैसे आपको पता है 10 भाषाओं में हिंदी का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा है ना।
10 बड़ी भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है मेरे भाई? तो 10 बड़ी भाषाओं में हिंदी का स्थान है, ये बफर करता भाई बार बार। हिंदी के जो स्थान है, हिंदी का स्थान हम पढ़ेंगे, हिंदी का स्थान, ये अगली हेडिंग हमारी होगी, अगले दिन चलेगी। ठीक है ना मेरे भाई? बस यहां तक आप बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे। जो भाई पूरा वीडियो देख रहा होगा वो बिल्कुल मेरी बातों को समझ पा रहा होगा, मेरी कंटेंट को समझ पा रहा होगा, है ना? और मेरे भाई इस क्लास को और भी भाइयों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब बिल्कुल चैनल को करवाइए। और ये डेली वीडियो आपको डेली की डेली व्यू में मिलती रहेंगी, बिल्कुल बेसिक से मिलती रहेंगी, एडवांस तक मिलती रहेंगी। तो आप मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। सभी भाइयों को धन्यवाद अभी तक।